8 F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए अमेरिका का पाकिस्तान को दिफाई इमदाद देने से इनकार। बरतानवी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सेनेट की कमेटी बराए खारिजा उमूर के अहकामात पर अमेरिकी हुक्काम ने ये इमदाद रोक ली है। तैयारे चाहिए तो पाकिस्तान को उनकी कीमत 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर खुद अदा करने होंगे। जलसा वहां कर लो, जलसा यहीं करेंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ और जिला इंतजामिया में 1 मई को मॉल रोड पर जलसे के हवाले से ठन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मॉल रोड पर जलसे का इसरार। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी खदशात की वजह से नासिर बाग, डूंगी ग्राउंड या पंजाब स्टेडियम की तजवीज दे दी। मॉल रोड से तहरीक इंसाफ के बैनर्स और फ्लेक्सेस उतार दिए और फिल्म मालिक की नुमाइश पर मुल्क गिर पाबंदी के खिलाफ हिदायतकार और फिल्म के मरकजी अदाकार आशिर अजीम ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कहते हैं पाबंदी गैर कानूनी और बिला जवाज है। उधर विफाकी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन का कहना है फिल्म बीनो की शिकायत पर मालिक बैन की गई। क्या मालिक की किस्मत का फैसला बॉक्स ऑफिस के बजाय अदालत में होगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इन फोकस। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, अब से चंद हफ्ते कबल तक पाकिस्तान की जानिब से ओबामा इंतज़ामिया की जानिब से 8 F-16 तैयारों की ख़रीदारी की डील पर आगे बढ़ने के फ़ैसले को, उसकी डील ओके कर देने के फ़ैसले को अपनी सिफारती और दिफाई कामयाबी करार दिया जा रहा था। इस डील के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को इन तैयारों की ख़रीदारी के लिए 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की इमदाद करना थी और पाकिस्तान को इसमें सिर्फ 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर अदा करने थे। लेकिन अब इसी ज़िम्न में ताज़ा तरीन खबर यह है कि अमेरिका ने अपने हिस्से की इमदाद ना देने का फ़ैसला किया है। बरतानवी खबर रसां इदारे BBC के मुताबिक अमरीकी सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी के अहकामात पर अमरीकी हुक्काम ने अब ये अहम फैसला लिया है, जिसका मतलब यह होगा कि पाकिस्तान को अगर अब ये तैयारे ख़रीदने हैं 8 F-16 तो इनको इस तैयारों की कुल मालियत यानी 700 मिलियन अमरीकी डॉलर खुद अदा करने होंगे। इसका एक पहलू और भी है। यही खबर हमें बताती है कि ओबामा इंतज़ामिया ने इस साल पाकिस्तान को दी जाने वाले 742 मिलियन अमरीकी डॉलर की जो फौजी इमदाद का बजट पेश किया था कांग्रेस के सामने मंजूरी के लिए, फिलहाल उस अमल को भी रोक दिया गया है। अब ये रकम पाकिस्तान को फिलहाल इन हालात में नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कांग्रेस जहन तब्दील कर ले तो फिर ये रकम या ये बजट जारी किया जा सकता है। बुनियादी सवाल नाज़रीन इस मौके पर हमारे सामने ये है कि ये ओबामा इंतज़ामिया की बेबसी इस सारी सूरत हाल को समझा जाए या अमेरिका की जानिब से जो एक बिलअमूम दबाव पाकिस्तान पर रहता है दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों और अमेरिका के साथ इस ज़िम्मे ताउन को बढ़ाने का, उसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर देखा जाए। इस पर बात करने सहमत है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका में मौजूद तज्ज़ियाकार मोईद यूसुफ साहब। मोईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये BBC की खबर है। सर, हमें ज़रा ये बताएं कि अमरीकी सेनेट की खारिजा उमूर कमेटी का जो फैसला आया, जो बज़ाहिर ओबामा इंतज़ामिया से मुख्तलिफ है, अब इसको यही देखा जाए कि ये मुख्तलिफ या इख्तलाफ राय है, या इसको हम इस तरह देखें पाकिस्तान में कि अमरीका की जानिब से ही इनकार है? देखिए जवाद, पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो आज स्टोरी BBC ने कैरी की है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये आज से 6 या 8 हफ्ते पहले जब सेनेट की खारजा कमेटी ने अमेरिका की ये बात की थी तो तब भी उनका फैसला यही था। पहला फैसला उन्होंने ये करना था कि पाकिस्तान को F-16 तैयारे बेचे जाने चाहिए या नहीं, और दूसरा फैसला ये था कि अगर बेचे जाने चाहिए तो उसके जो अखराजात हैं वो कौन पूरे करेगा। तो जो पहला फैसला है उस पे उन्होंने पाकिस्तान को F-16 तैयारे जो हैं वो फरोख्त करने की इजाज़त ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को दी थी और वो अभी भी मौजूद है। जहां तक ताल्लुक है कि इसकी कीमत कहां से पूरी की जाएगी, वो तब भी उनका मौक़िफ़ ये था कि ये पाकिस्तान को देना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन ये कहती थी कि एक FMF अकाउंट होता है कि अमेरिका की जो फौजी इमदाद है उससे ये पैसे दिए जाएं। तो ये 6-8 हफ्ते पहले ही ये बात हो चुकी थी। अब सिर्फ एक हियरिंग हुई है जिसमें ये बात दोबारा उठाई गई है और इसलिए शायद BBC ने ये स्टोरी कैरी की है। तो पाकिस्तान को भी और अमेरिका को भी ये पिछले 6-8 हफ्ते से बात मालूम थी, और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका को ये बात उनको कह चुका है कि वो पाकिस्तान खुद 742 जो मिलियन डॉलर हैं वो नहीं देगा F-16 के, इसलिए ये मामला इतना पेचीदा हो गया है। ठीक है। अब अगर अमरीकी इमदाद सिर्फ रोकने का फैसला किया गया है, मोहित साहब हमें ये बताएं इसके ऊपर बज़ाहिर क्या अवामिल असरअंदाज हुए?
देखिए कांग्रेस में पाकिस्तान का तासुर बहुत देर से मनफी है और उसमें तब्दीली नहीं आई। यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, किसी भी सदर की एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, वो फैसले करती है, लेकिन जहाँ इमदाद का मामला आता है वहाँ कांग्रेस के पास एक फाइनल से होता है। एक अगर सेल रोकी जाती है F-16 की तो सदर ओबामा उसको वीटो कर सकते थे, लेकिन इस इमदाद को वीटो करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है जो शायद वो कम से कम इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन उस तरफ नहीं जा सकती। तो कांग्रेस में ये तासुर है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी के खिलाफ, वो हकानी नेटवर्क की बात बहुत होती है, आपने फिर सुना पिछले हफ्ते दोबारा ये बात हुई, अब गनी साहब ने भी अफगानिस्तान में कहा कि जी जब तक उन पे हमला नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, तब तक बात नहीं होगी। तो ये उस पस मंजर में बात की जाती है पाकिस्तान की अफगानिस्तान के हवाले से, और इसलिए ये आपने फैसला दोबारा सुना है। मोहित साहब, इसको हम जो अभी अफगानिस्तान में स्प्रिंग ऑफेंसिव शुरू हुआ, अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगे और फिर जिसका आप हवाला दे रहे हैं, अमेरिका की जानिब से कहा गया कि कार्रवाई करे पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क, हम उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखें यानी? जी, मेरा जो कांग्रेस का पाकिस्तान पे तासुर है वो अफगानिस्तान से इन्फॉर्म होता है, और जो अफगानिस्तान की बातचीत अमेरिका में हो रही है, और आपको नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान में हालात तो इस वक्त बिल्कुल अच्छे नहीं है, तालिबान मजबूत से मजबूत होते जा रहे हैं। तो इसलिए वो बात जब भी कांग्रेस में, जिस तरह हमारे पार्लियामेंट में होता है, बात शुरू कहीं से होती है, खत्म कहीं होती है, तो जो हियरिंग होती है वो पाकिस्तान की इमदाद पे है, लेकिन बात हमेशा आ जाती है दहशतगर्दी पे, हकानी नेटवर्क, यहाँ पे बहुत बात होती है, तालिबान की बात होती है। और ये जो अभी फैसला हुआ है ये भी बिल्कुल उसी बेसिस पे हुआ है। मैं खुद मेरे से एक दो जो अहम लोग हैं उन्होंने इस पे बात की जब ये फैसला हो रहा था, और वो सारी बात हकानी नेटवर्क के इर्द-गिर्द थी कि वो क्यों नहीं पाकिस्तान उन पे कार्रवाई कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो हम क्यों पाकिस्तान को इमदाद दे रहे हैं। तो ये उस लहजे में, उस पस मंजर में बहस होती है, और वहां पे आके फिर मामला वहीं रुक जाता है कि अफगानिस्तान में क्योंकि हालात जिस तरफ चले गए तो बड़ा मुश्किल है कांग्रेस के लिए और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके सामने जाके कहना कि पाकिस्तान को इमदाद मिल रही है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन बहरहाल ये बात समझती है, स्टेट डिपार्टमेंट समझता है कि पाकिस्तान एक अहम एलाई है, पाकिस्तान के बगैर ये मामला खित्ते में आगे नहीं चल सकता, और 1990 की जो गलती थी कि पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक बिल्कुल टूट गया, वो ये दोबारा नहीं कोई दोहराना चाहता। लेकिन बहरहाल यहाँ सिस्टम ऐसा है कि कांग्रेस के पास बहुत मजबूत एक हाथ है जब इमदाद की बात आती है। अच्छा मोहित साहब, फिर एक और सवाल अगर इस पर आप हमारी रहनुमाई कर सकें, ये जो एक नेशनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेशन जारी किया गया था यूएस डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की जानिब से, जो कि इन्हीं 8 F-16 तैयारों की फरोख्त के हवाले से था, ये अमेरिका के मफाद में था इसलिए सर्टिफिकेट जारी हुआ। अब अगर पाकिस्तान ये तैयारे नहीं हासिल कर पाता किसी वजह से, तो इस अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट का क्या होगा? देखिए, ये दोबारा मैं वही बात करूंगा, यहाँ पे पार्लियामेंट या कांग्रेस का रोल थोड़ा सा मुख्तलिफ है हमारे पार्लियामेंट या कांग्रेस से। एग्जीक्यूटिव ब्रांच और कांग्रेस जो है वो मिलके भी काम करते हैं, लेकिन बहुत इश्यूज पे उनका आपस में तनाव भी रहता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये बात आई कि ये नेशनल इंटरेस्ट है, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को मिले, और कांग्रेस की तरफ से जो खारजा कमेटी है सेनेट की, उनका ये फैसला इस पे आया कि बिल्कुल अगर नेशनल इंटरेस्ट है तो आप ये भेज दीजिए, हमें एतराज नहीं, लेकिन पैसे जो है वो हम नहीं देंगे, पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात और बहुत सी चीज़ों में कशीदा हैं, और दहशतगर्दी, और फिर वही अफगानिस्तान वाला मामला। तो ये नेशनल इंटरेस्ट का हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पुश किया, हिल ने कहा नेशनल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप इसको फरोख कीजिए, लेकिन पैसे जो है वो पाकिस्तान को कहिए कि वो दें, और पाकिस्तान जाहिर बात है ना वो इतनी उस सिचुएशन में है कि वो दे, और मैं जैसे मैंने कहा शायद पाकिस्तान ने ये कन्वे कर भी दिया है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है अगर पैसे सारे पाकिस्तान ने खुद देने। और ये अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट किस हद तक अमेरिका को इजाज़त देता है पाकिस्तान से कितना ताउन करना है? अब इसका ताल्लुक वो डेमोक्रेट पार्टी की सोच, रिपब्लिकन पार्टी की सोच उससे भी है, यानी जो सियासी हालात हैं अमेरिका के सदारती इंतखाब के तनाजुर में, उससे भी जोड़कर देखा जाए इसे? देखिए, अभी उसके लिए तो प्री मैच्योर है, क्योंकि अभी जो यहाँ पे गहमा गहमी है सियासी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, उसका तो कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज से। ये दूसरी टर्म है सदर ओबामा की, ही हैज नथिंग टू लूज इन दैट सेंस। तो उनका जहां तक प्रेशर, आप अगर ये सोचें कि वो जो इलेक्शन हो रहे हैं उसकी वजह से कोई प्रेशर उन पे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस वक्त तो उनके पास काफ़ी फ्री हैंड है, क्योंकि इसके बाद उन्होंने तो री इलेक्शन के लिए जाना नहीं है। दूसरी एक और बात जब आप जहन में रखिए कि एक और सर्टिफिकेशन है जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने करनी है कांग्रेस के लिए
اگر پاکستان کو کوئی بھی امداد ملتی رہنی ہے. وہ سرٹیفکیشن بھی حقانی نیٹ ورک سے لنکڈ ہے جو پچھلے 1 یا 2 سال میں انٹروڈیوس کی گئی تھی, اور اس کے تحت ہر سال امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کانگریس کو یہ بات باور کرانی ہے کہ امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ میں پاکستان اور امریکہ مل کے اتنا کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کو امداد کنٹینیو کی جائے. وہ سرٹیفکیشن اس سے علیحدہ ہے جو F-16 کی بات ہوئی ہے. تو ابھی آپ دیکھیں گے اگلے کچھ ماہ میں ایک اور کرائسس شاید برپا ہوگا اگر وہ سرٹیفکیشن نہ ہوئی, اور میرے نزدیک, میرے تجزیے کے مطابق وہ سرٹیفکیشن بھی بہت مشکل ہے کہ آسانی سے ہو سکے. وہ بھی ایک مرحلہ ہے ابھی. بہت شکریہ محی یوسف صاحب, امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود. دے رہے تھے, بتا رہے تھے کہ امریکہ نے جو امداد کرنی تھی ان طیاروں کو پاکستان کی خریداری کی مدد کے لیے, امریکہ نے اس سے ہاتھ روک لیا ہے, اور جو جانب پاکستان نے بھی غالباً امریکہ کو ابھی آگاہ کر دیا ہے کہ اس صورت میں یعنی پوری مالیت دے کر یہ جہاز حاصل کرنا, پاکستان بھی اس میں دلچسپی اب نہیں رکھتا ہے. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. لاہور میں 1 مئی کو تحریک انصاف مال روڈ پر جلسہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, لیکن جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کچھ اور علاقوں کی تجویز دے رہی ہے کہ وہاں جلسہ کر لے تحریک انصاف. کچھ بات اس معاملے پر اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کے لیے وینیو یا مقام کے انتخاب کے حوالے سے بظاہر مشکلات کا شکار ہونا کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہے. گزشتہ چند دنوں میں اپنے یوم تاسیس کے حوالے سے اسلام آباد میں F9 میں جلسہ کرنے کا ارادہ تحریک انصاف کا, ابتدا میں ان کو انتظامیہ کی جانب سے اس کی اجازت نہیں دی گئی, لیکن پھر تحریک انصاف نے اصرار کیا. خان صاحب نے جہاز میں سفر کیا چودھری نثار صاحب کے ساتھ, بالآخر یہ اجازت ان کو مل گئی. اب کسی ایسی ہی صورتحال تحریک انصاف کو 1 مئی کو لاہور میں مال روڈ پر جلسہ کرنے کے حوالے سے درپیش ہے, جہاں تحریک انصاف کا ماننا ہے کہ مال روڈ ہی انہیں سوٹ کرتی ہے جلسے کے لیے, جبکہ ضلعی انتظامیہ ان کو سیکیورٹی خدشات کا بتاتے ہوئے یہ تجویز دے رہی ہے کہ وہ ناصر باغ جا سکتے ہیں جلسہ کرنے, سمن آباد میں ڈونگی گراؤنڈ جا سکتے ہیں, یا پنجاب اسٹیڈیم میں جا کے جلسہ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مال روڈ پر ان کے جو بینرز اور فلیکسز لگے ہوئے تھے انہیں بھی اتارا گیا, اور یقیناً اس پر تحریک انصاف اس وقت سراپا احتجاج ہے, اور وہ اصرار کر رہی ہے کہ ہم مال روڈ پر ہی یہ جلسہ کریں گے. سو کون ہٹے گا اپنے مطالبے سے, اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے رہنما عمر چیمہ صاحب ہمیں جوائن کریں. چیمہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو آپ ہمیں ذرا تازہ ترین صورتحال اگر بتا پائیں, وہ مذاکرات چل رہے ہیں انتظامیہ سے, کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی اس کے اوپر حکومت کی جانب سے ابھی تک کوئی ہمیں اطلاع نہیں دی گئی, اور ہمارا جو لوگ رابطے میں ہیں حکومت کے ساتھ وہ بالکل اس کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ نے پہلے کہا جواب, یہ ٹوٹلی حکومت کی جانب سے ایک غیر جمہوری رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں لوگ. اس سے پہلے بھی جس طرح اسلام آباد کے اندر بھی آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ ایک پرامن طریقے سے اپنا ایک جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے احتجاج بھی کیا ہے. بالکل, میں بات آپ کس لیے کاٹ رہا ہوں, وہ ہم نے دیکھا بھی F9 میں آپ لوگوں نے اپنا وعدہ پورا کیا, لیکن مسئلہ یہاں آپ لوگوں کے غیر جمہوری کا نہیں ہے, سیکیورٹی خدشات بتا رہی ہے ضلع انتظامیہ. سو ضلع انتظامیہ اپنا ایک چیلنج بتا رہی ہے, کسی بڑے پارک یا باغ میں جلسہ کرنا, آپ کی مجبوری کیا ہے ایسا نہ کرنے میں؟ نہیں, اس میں مجبوری کی بات نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے یہ ایک اس مہم کا حصہ ہے جو پورے پاکستان کے اندر کرپشن کے خلاف تحریک انصاف نے شروع کی ہے, اور چیرنگ کراس خاص طور پہ اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. آپ جانتے ہیں کہ اسی چیرنگ کراس کے اندر سامنے پنجاب اسمبلی وہاں پہ موجود ہے. جب لاہور کے اندر ہو رہا ہے تو پنجاب اسمبلی کے یقیناً اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. اس حوالے سے ہم نے جو ہے چیرنگ کراس کا انتخاب کیا تھا. اور جہاں سیکیورٹی کی بات کریں, سیکیورٹی کے حالات تو میرے بھائی کراچی سے لے کے خیبر تک ایک جیسے ہیں, اور کون سا ایسا چپا ہے جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100% یہاں پہ سیکیورٹی یہاں پہ بالکل کلیئر ہے. اور لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اگر پابندی ہو مال روڈ پر اجتماع پر یا احتجاج پر؟ دیکھیں, پابندی صرف مجھے لگتا ہے کہ صرف اسی دن ان کو یاد آتی جب تحریک انصاف نے یہاں پہ کوئی جلسہ یا کوئی احتجاج کر رہا ہو. اس سے پہلے جب ان کے حکومتی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, باقی لوگ جب کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو یہاں پہ دھرنے بھی یہاں پہ اسی چیرنگ کراس میں لوگ دیتے رہے. اس وقت تو نہیں, لیکن چیمہ صاحب آپ اپنی جو وہ اخلاقی بار ہے وہ نیچے لے کر جا رہے ہیں, یعنی اس موقع پر آپ اس کو ریز کرنے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں, ہم بھی اسی قوم کے لیے کر رہے ہیں نا. لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے جو سڑکوں پہ آ کے پرامن احتجاج کریں, وہ ایک کرپشن کا اگر ایشو ہے وہ پوری قوم کا ایشو ہے. اور اس حوالے سے جو لوگوں کو موبلائز کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, اس کا قطعی مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو قانونی کوئی خلاف ورزی کرنا چاہ رہے ہیں. ہم اپنا پرامن طریقے سے اپنا جمہوری اپنا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ ویسے آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ
अहम शारा है, कारोबारी सरगर्मी मुतासिर होते हैं, या आम लोगों को आमदोरफ्त में दिक्कत होती है, तो सड़क को ब्लॉक कर देना, मुंजमद कर देना, ये मुनासिब है, होना चाहिए? देखें, यकीनन इसके अंदर आपकी बात में बिल्कुल एक लॉजिक है, लेकिन जिस मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये जो पूरी एक मुहिम है, इसके अंदर ये कौमी मुफाद के अंदर हो रही है, और चेयरिंग क्रॉस के अंदर पे कोई पहली दफ़ा ये नहीं होने जा रहा कि यहाँ पे कोई सियासी कोई इज्तिमा या कोई सियासी एहतजाज पहली दफ़ा होने लगा है। वहाँ पे उसकी एक अहमियत है जिस हवाले से हमने उस जगह का हमने इंतखाब किया था। बाकी तो अब लगाने का तो आपके सामने पंजाब इंतजामिया कल सुबह दफ़ा 144 लगा दी, जिस तरह ये माजी में भी करते रहे, और इनके रवैये जो है वो फौजी आमरों से ज़्यादा बदतर रहे। तो इसका मतलब आप पेश की माजरत कर रहे हैं अहले लाहौर से जो तंग होंगे आपके इस जलसे से, खुदा ना खास्ता एम्बुलेंस फंसेगी तो आप पहले माजरत। अहले लाहौर इसके अंदर आप देखेंगे पूरे जोश जज्बे से सामने आएंगे, क्योंकि पूरी कौम जो है इस वक्त जो है करप्शन के खिलाफ सरापा एहतजाज है, और पूरी कौम का मुतालबा है कि मुल्क के अंदर एक बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। चलें तो चीमा साहब, वो जहाँ से एक नई आइडेंटिटी मिली तहरीक इंसाफ को, मीनार पाकिस्तान जाने में क्या है? उसको भरना दोबारा इतनी शॉर्ट नोटिस पे मुश्किल है? मॉल रोड आसान है कुछ? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने माजी के अंदर भी जब भी चेयरमैन ने कॉल दी, बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पे जलसा किया, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो जलसा जो हम कर रहे हैं, ये एक उस मुहिम का हिस्सा है जो पूरे मोबिलाइजेशन के लिए हमने स्टार्ट की है पूरे मुल्क के अंदर, और इसलिए अभी इस जगह का इंतखाब किया गया। जब चेयरमैन वहाँ पे मीनार पाकिस्तान की कॉल देंगे तो यकीनन तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये अगर जलसा होगा तो मॉल रोड पर ही होगा, किसी ऑल्टरनेट वेन्यू पर नहीं होगा। जी इंशाल्लाह वहीं चेयरिंग क्रॉस पे होगा। बहुत शुक्रिया। उमर चीमा साहब कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ अपने इस मुतालबे पर कायम है कि उनको 1 मई का जलसा मॉल रोड पर ही करना है। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे। फिल्म मालिक, जिसको नाज़रीन अब बैन कर दिया गया है, इस पर लगने वाले बैन को फिल्म के हिदायतकार आशिर अजीम ने अब अदालत में चैलेंज कर दिया है। आशिर अजीम साहब से बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। नाज़रीन, बाज़ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर इतना कारोबार करती हैं, इतनी कामयाब होती हैं कि वो खबरों की जीनत बन जाती हैं, लेकिन पाकिस्तानी हिदायतकार आशिर अजीम की फिल्म मालिक ऐसी फिल्म हरगिज़ नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये खबरों की जीनत नहीं बनी। ये फिल्म 8 अप्रैल से 27 अप्रैल तक पाकिस्तानी सिनेमाओं की जीनत बनी, लेकिन खबरों की जीनत उस वक्त बनी जब इसको 27 अप्रैल को पाकिस्तान भर में दिखाने पर बैन कर दिया गया, इस पर पाबंदी लगा दी गई। और मरकज़ी सेंसर बोर्ड की जानिब से जो तौजीह दी गई वो ये थी कि इस फिल्म में बाज़ मामलात, बाज़ हसास पहलू ऐसे हैं जिस पर लोगों का रद्द अमल इंतहाई शदीद आया है। सिनेमास को जलाने गिराने की धमकी दी गई है, इसलिए इसको अब मुल्क भर में इसकी स्क्रीन, इसकी नुमाइश पर पाबंदी लगाना ही उनका हतमी फैसला है। बुनियादी सवाल हमारे सामने नाज़रीन ये है कि इसी मरकज़ी सेंसर बोर्ड ने इब्तदा में अव्वलन इस मूवी को मुल्क भर में देखे जाने और दिखाए जाने के काबिल करार दिया था। सो बुनियादी गलती अब कहीं सेंसर बोर्ड से हो गई या इस फिल्म के जो हिदायतकार हैं आशिर अजीम, जो कि मरकज़ी किरदार भी अदा कर रहे हैं इस फिल्म में, उनसे ही अपनी कहानी के बाज़ हसास पहलुओं की निशानदेही, उन पर नज़र रखने में कोताही हो गई। आशिर अजीम साहब हमें इस वक्त, आशिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। अब तो आप सिंध हाई कोर्ट जा चुके हैं इस बैन के खिलाफ, और आप ज़री बात फ्रीकैन को नोटिस जा चुका है सिंध हाई कोर्ट से। शुरू यहाँ से करते हैं कि इस फिल्म को बैन करने के हवाले से आपको बता दिया गया था कि जी बड़ी कंप्लेन्स आ रही हैं आपकी फिल्म की, हम बैन करने जा रहे हैं, या आपके लिए भी सरप्राइज था? देखिए जुनैद, आई वुड लाइक टू से 2 थिंग्स हियर। सबसे पहले तो बात यह है कि जी सेंसर बोर्ड ने हमें कोई रीज़न नहीं दी कि जी फिल्म बैन करने की। उन्होंने सिर्फ हमें एक नोटिफिकेशन इशू किया है कि जी सेक्शन 9 के तहत हम आपकी फिल्म बैन कर रहे हैं। तो ये सब्सिक्वेंट आफ्टर थॉट है जो वो ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये इसमें से कोई बात कम्युनिकेट नहीं की गई, और फिल्म 3 हफ्ते तक सिनेमाज में थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इन्होंने पहले ये फिल्म अप्रूव की हुई थी। दूसरी मेरा सवाल ये है कि देखिए, आप भी इस मुल्क में रहते हैं और बहुत अरसे से फिल्में देख रहे हैं। जब लोगों को एक फ़िल्म नहीं पसंद आती तो वो सिनेमा नहीं जाते और सिनेमा वाले वो फिल्म उतार देते। आपने कभी ये किया है कि आपको फिल्म नहीं पसंद आई तो आपने सेंसर बोर्ड को ख़त लिखा हो? अब देखिए, ये ऐसे ही एक आफ्टर थॉट है और ये एक बात है कि जी हमें सेंसर बोर्ड लेकिन आशिर, मैं आपकी कता कलामी, मैं मेन स्ट्रीम मूवीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कंटेंट, कुछ फिल्में यूट्यूब पर ऐसी थीं जिसकी वजह से हमने जलाओ घिराव होते देखा है, मार धाड़ होते देखी है।
देखिए, यू कांट कंपेयर एप्पल्स टू ऑरेंजेस, कैन यू? मैं तो उस फिल्म नहीं, की मैं तो बात कर रहा अवामी हूं। रद्द अमल की बात कर रहा हूँ। अवामी नहीं, रद्द नहीं। अमल हमेशा इतना कैलकुलेटेड नहीं होता। जी नहीं, देखिए, आप YouTube की किसी फिल्म को एक उस फिल्म से जो कि सेंसर बोर्ड से अप्रूव होके सिनेमाज में लगी है, आप इन दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? फेयर एनफ, लेकिन आखिर अब सेंसर बोर्ड ही एक ऑर्डिनेंस का हवाला दे रहा है ना, 79 फिल्म ऑर्डिनेंस सेक्शन 9। हमें ये बताइए, नहीं, अब क्या आप ये जब सेंसर अदालत बोर्ड गए दे रहा है? नहीं, एक्सक्यूज मी, ये सेंसर बोर्ड नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो लेटर आप देख रहे हैं इस पे आप देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। दिस इज नॉट अ लेटर फ्रॉम द सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड हमने सुना अप्रूव्ड है, इट। हमने मुबश्शिर हसन साहब को भी सुना है, वो इसी का हवाला दे रहे हैं। देखिए, सिग्नेटरी नीचे मौजूद है, ऊपर डिपार्टमेंट का नाम भी मौजूद है। इसमें मजीद मैं आपसे क्या गुजारिश करूं? सेंसर बोर्ड ने तो फिल्म अब अप्रूव आप की। चल, मुझे ये फरमाएं, अब आपने अदालत जो रुजू किया है वो आपने ग्राउंड्स क्या लिए हैं? आपने किन बुनियादों पर चैलेंज किया इस बैन को? माई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए, मैंने एक फ्यूडल के अगेंस्ट, एक फ्यूडल को मैंने दिखाया है 1995 के टाइम में, और मैंने ये दिखाया है कि ये जो फ्यूडल है, ये जद्दी पुश्ती जो सीटें होती हैं लोगों की, उस पे ये हमेशा इलेक्शन जीतते हैं। उस फ्यूडल एनवायरनमेंट में एक छोटा सा स्कूल मास्टर इलेक्शन आ रहे होते हैं और वो हिम्मत करता है कि जी वो इनके अगेंस्ट जाके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल कर देता है। उनकी एक बेटी है जो वकील है, और एक बेटा है उनका, एक छोटा सा घर है, एक सरकारी स्कूल का स्कूल मास्टर है। वो ये कहता है कि जी डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि मैं भी तो इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, मैं हार जाऊँ लेकिन मुझे खड़ा होना तो हक है। ये चूँकि साहब ऑफेंड होते हैं, फ्यूडल होते हैं, ये उनकी बेटी को अगवा कर लेते हैं, शी इज़ रेप्ड एंड मर्डर्ड, और उसी के भाई पे बहन के कत्ल का केस डाल दिया जाता है। एक माँ जिसके एक रोज़ में दोनों बच्चे चले जाते हैं, उसको हार्ट अटैक होता है, शी डाइज़। और ये साहब चूँकि इलेक्ट हो जाते हैं, और हमने दिखाया कि जाली इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं, और फिर जो इनकम्बेंट उस वक्त चीफ मिनिस्टर बन रहा होता है उसको ब्लैकमेल करके हटा के उसकी जगह खुद आ जाते हैं। सो हमने एक फ्यूडल की कहानी है जो कि 1995 में लिखी गई है। देखिए, हमने उस फ्यूडल के अगेंस्ट ये मेंशन नहीं किया कि ये कोई पर्टिकुलर सूबा है, हमने लिखा है रूरल पाकिस्तान। और देखिए, मेरा व्यू ये है कि रूरल पाकिस्तान में आज भी हमारे यहाँ फ्यूडल सेटअप में बहुत ज़्यादतियाँ हो रही हैं। इट्स हैपनिंग इन पंजाब, इट्स हैपनिंग इन सिंध, इट्स हैपनिंग इन फ्यूडल एरियाज। नाउ दिस आई मे बी राइट और आई मे बी रॉन्ग। टॉक अबाउट फ्यूडल। ये आपने प्ली ली है कोर्ट के आगे। अब मुझे सिर्फ ये बताइए, बतौर हिदायतकार या डायरेक्टर, ये जो ऑर्डिनेंस है 79 का और उसका सेक्शन 9 है जिसके तहत किसी भी फिल्म को डी सर्टिफाई किया जा सकता है, आप जानते थे इस ऑर्डिनेंस को, इसके सेक्शन 9 को? वर यू अवेयर इस मूवी को लॉन्च होने से पहले? Of course not. I mean, there are a lot of laws in the country, and मुझे तो ज़ाहिर है उसका पहले से नहीं पता था। इससे पहले तो मुझे नहीं पता था till I came across it. अच्छा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बज़ाहिर अब ये एक बड़ा संजीदा लॉ है जो ये कह रहा है कि जी सेंसर बोर्ड से मूवी अप्रूव होने के बावजूद उसे अवामी रद्दअमल को देखते हुए डी सर्टिफाई किया जा सकता है। सो मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में वो रेड फ्लैग्स थे कि मूवी जब स्क्रीन होगी पाकिस्तान भर में तो रद्दअमल आ सकता है और उसकी बुनियाद पर इस मूवी की किस्मत का फैसला हो सकता है? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा हुआ है या पहली दफ़ा हुआ है? दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग ever in the history of this country that a film, after being approved by 3 censor boards, all 3 censor boards, and 3 weeks of running, has been stopped. This is the first time. Let me also point out something else. This is the first time in the history of this country that a film was made 100% in Pakistan. Not a single frame was sent outside the country for post-processing or for sound or for mixing or for anything. This is a great national pride कि हमने पहली दफ़ा एक 100% मेड इन पाकिस्तान फिल्म बनाई, और प्योरली पेट्रियाटिक फिल्म जिसकी टैग लाइन ही ये है कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। अच्छा आशिफ साहब, ये मेरी चूंकि खुद मालूमात महदूद हैं फिल्मों के हवाले से, लेकिन मुझे बताया ज़रूर जा रहा है कि इससे पहले 1 से 2 मिसालें मौजूद हैं कि कुछ फिल्म्स को इसी कानून के तहत शेर पंजाब और इंतहा का नाम लिया जा रहा है। शायद आप भी मेरी तरह वाकिफ ना हो कि ये बैन हुई हैं इससे पहले। नहीं, क्या देखिए, सवाल यह है क्या वो सेंसर बोर्ड पे पहली स्टेज पे रोक दी गई थी या सेंसर बोर्ड्स के अप्रूवल्स के बाद और कई हफ्ते सिनेमा में चलने के बाद रोकी गई थी?
ٹھیک ہے، چل ہم اس پوائنٹ سے آگے چلتے ہیں. آپ چونکہ بار بار سینسر بورڈ کا حوالہ دے رہے ہیں, میں اگین یہ سوال آپ سے اس لیے کر رہا ہوں, آپ فلم ساز ہیں, ہمارے سینسر بورڈز میں کیا معیار ہے فلم کو سینسر کرنے کا, کتنے لوگوں میں سے کتنے موجود ہوا کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے, اس سے آپ کس حد تک آگاہ ہیں؟ دیکھیے میں اس لیے سینسر بورڈ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے قانون کے تحت ہر ادارہ بنا ہے اور وہ ادارہ اس کام کو کرنے کا مجاز ہوتا ہے. پاکستان کے قانون میں اس کے کانسٹیٹیوشن کے تحت تمام قوانین بنتے ہیں. اس قانون میں سینسر بورڈ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. تو سینسر بورڈ کے لوگ وہ مجاز افسران ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. ہم چونکہ سینسر بورڈ کے سامنے ایز پروڈیوسرز ہمیں کبھی نہیں بلایا جاتا. ہوتا یہ ہے کہ ایک پروڈیوسر ہے, وہ ہم فلم بنا کے ڈسٹریبیوٹر کو دیتے ہیں, ڈسٹریبیوٹر ہمیں بتا دیتا ہے کہ جو سینسر بورڈ نے اپروو کر دی ہے یا نہیں کی, اور اگر کوئی اعتراضات ہیں تو وہ کیا ہیں, اس کو ہم کمپلائی کرتے ہیں تو فلم آگے جاتی ہے. فیئر انف. یہ سوال اٹھانے کا مقصد بھی یہی تھا. باشر صاحب مجھے ایک مختصر بریک لینے دیجیے. جو نقطہ عاشر صاحب اٹھا رہے ہیں درست ہے کہ سینسر بورڈ کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, اس کے اپنے اہلکار ہیں, اور ہمارے ایک سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب انہوں نے یہ بتایا ہے, ان کے بقول مرکزی سینسر بورڈ نے جب ان کی فلم کو اوکے کیا, جس دن اس کو ریویو کیا گیا, 20 میں سے 5 لوگ موجود تھے. اسی طرح جب سندھ کے سینسر بورڈ نے اس کو ریویو کیا تو اس دن 11 میں سے 4 لوگ وہاں پر موجود تھے. بہرحال اس فلم میں جن حساس پہلوؤں کو متنازع کہا جا رہا ہے, کچھ بات اس پر کرتے ہیں عاشر صاحب سے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فلم مالک کے ہدایتکار اور اس میں مرکزی کردار ادا کرنے والی شخصیت عاشر عظیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عاشر صاحب, آپ کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ایک پیٹریوٹک فلم بنائی ہے. میں اس پیٹریوٹک کی ٹرم پر بعد میں آتا ہوں, اور آپ کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ سینسر بورڈ نے اسے اوکے کا سرٹیفکیٹ دیا اور پھر بعد میں ہٹا لیا, اور آپ سمجھتے ہیں ایسا کسی کی انٹرفیرنس کی وجہ سے شاید ہوا ہے. کیا آپ بتانا چاہیں گے آپ کو خدشہ کیا ہے, یہ انٹرفیرنس کہاں سے ہوئی, سینسر بورڈ نے فیصلہ ارادہ کیوں بدلا؟ جی دیکھیں, the facts speak for themselves. 3 سینسر بورڈز نے فلم کو اپروو کیا, تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسی کوئی بلیٹنٹ چیز اس میں ہوتی تو 3 سینسر بورڈز نہ اپروو کرتے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمپیٹنٹ آفیسرز تھے یا اتھارٹی تھی انڈر دا لا, اس نے اسے اپروو کیا. 3 ہفتے بعد اچانک کسی نے کہا کہ جی وہ کہتے ہیں جی پبلک کمپلینٹ آنا شروع ہوئی. دیکھیں, یو اینڈ آئی لیٹس جسٹ فیس اٹ, ہم سب فلم گوئرز ہیں. سینسر بورڈ کو کوئی کمپلین نہیں کرتا, لوگ فلم دیکھنا بند کر دیتے ہیں اور سینما اتار دیتا ہے. یہ تو کہنا کہ جی لوگوں نے سینسر بورڈ کو کمپلین کی, دیکھیے میں ایک پروڈیوسر ہوں, مجھے سینسر بورڈ کا ایڈریس بھی نہیں پتا, تو میں اسے کیا کمپلین کروں گا. سو پلیز یہ تو آپ مجھے پلیز ڈونٹ انسلٹ مائی انٹیلیجنس کہ پیپل وینٹ اینڈ انٹرفیرنس کہاں سے ہوئی ہوگی عاشر صاحب؟ دیکھیں, کلیریفائی کریں نا, انٹرفیرنس کہاں سے ہوئی ہوگی؟ it's obviously somebody influential whose ego has been hurt. اینڈ دیکھیں, اور سینسر بورڈ اتنا اچھا ہے کہ جی لوگوں نے, عوام نے کمپلین کی تو انہوں نے بند کر دی. پہلی تو بات یہ ہے کہ صوبے کی گورنمنٹ میں یا پولیٹیکل سرکلز میں آپ کسی پولیٹیکل سرکل کی یا چند ان لوگوں کی جو کہ ان پاور ہیں, اینڈ دے ہیو دس کیا اسے کہتے ہیں, ایگو سنڈروم, کہ جی دے اون دا کنٹری, انہوں نے انفلوئنس کیا کہ جسے بند کر دیں, اور وہ بیچارے سینسر پر آ گئے. جی, آپ کا سوچ اور خیال تھی کہ آپ صرف پولیٹیکل سسٹم میں ہونے والی کرپشن کو ہائی لائٹ کریں گے, آپ نے باقی ڈپارٹمنٹس میں ہونے والی کرپشن کو, مطلب سکوپ نہیں تھا اس مووی کا, وہ آپ کی سوچ نہیں تھی کہ ایڈریس کیا جائے. ایکسکیوز می جواد, probably you've not seen the film. True, I haven't. میں نے بالکل نہیں دیکھی. You haven't, ٹھیک ہے جی. Now one problem is کہ جی ہم سب سنی سنائی باتوں پہ بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مجبوری ہے نا, بین ہوگی وہ تو اب دیکھ ہی نہیں پا رہے. تو پھر دیکھیے نا, اب از اٹ فیئر ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ دیٹ وی ہیونٹ سین, بٹ لیٹ می کنٹینیو, ٹھیک ہے. گزارش یہ ہے کہ اسے یہ تاثر دینا کہ یہ صرف پولیٹیکل سرکلز کی کرپشن دکھائی گئی ہے. میرے بھائی, اٹس اے اسٹوری آف ون فیوڈل ریٹن ان 1995. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے پولیٹیشنز اسے اپنی طرف کیوں کھینچ رہے ہیں. میں نے تو ایک, اگر آپ نے دکھائی بھی ہے, آپ کا یہ حق ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. آپ ایک رائٹر کے طور پر, ایک پروڈیوسر کے طور پر صرف پولیٹیکل سرکل کی کرپشن دکھا سکتے ہیں. دس از یور رائٹ عاشر صاحب. جی, لیکن یہ فیکٹ بھی نہیں ہے نا جی, یہ میرا رائٹ تو یقیناً ہے. ظاہر ہے میں نے کسی سے پوچھ کے تو نہیں بتانا کہ جی میں سوسائٹی کی کس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن یہ فیکٹ بھی نہیں ہے. میں نے اس میں ویمن امپاورمنٹ کی بات کی ہے, میں نے اس میں اسٹریٹ کرائم کی بات کی ہے, میں نے اس میں آپ جا کے جب فلم, اور انشاءاللہ یہ فلم واپس آئے گی,
Because see, we are the owners of this country, and the decision whether a film is good or bad after it has been approved by the censor board is for the people of this country to decide, not some influential whose ego has been rubbed the wrong way. Fair enough. On that point, आशीष साहब, आप कह रहे हैं आप सोच के साथ, नेचुरली आप राइटर हैं, आपको जो समझ आती है, जो आप सोचते हैं, आप उसी के तहत लिखते हैं. जो एतराज़ है कि जी आपने शायद अब ये इस मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि सिस्टम को ठीक करना है तो कानून को हाथ में ले लो, इससे इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो रही है, ये क्रिटिसिज्म मौजूद है, इस पर आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? देखें, दो बातें. पहली तो बात यह है कि मेरी फिल्म डज नॉट इंसाइट टू वायलेंस. जब आप देखेंगे ये फिल्म इंशाल्लाह, और जिन लोगों ने देखी है वो मुझसे एग्री करेंगे कि हमारे यहाँ हमने फिल्म में यह दिखाया है कि सिटीजन स्टैंड्स बिहाइंड द लॉ, और जब भी वो किसी चीज़ में इंटरफेयर करता है, कि हमने क्रिमिनल्स को दिखाया कि क्रिमिनल्स को पकड़ के कहते हैं जी तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, पुलिस के सामने एक बाले जुर्म करोगे और फिर तुम अदालत जाओगे. हमने किसी को ये नहीं दिखाया कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया हो. एक शख्स कानून अपने हाथ में लेता है, प्री प्लान नहीं, और उसके बाद वो खुद भी, जो कि हीरो ऑफ द फिल्म है, वो खुद भी जाके अपने आप को पुलिस को के सामने और पेश आपने करता है. सारी पुलिस को करप्ट बनाकर पेश भी नहीं किया. जी, सारी पुलिस को तो ऑब्वियसली करप्ट बना के पेश नहीं किया. इट्स इंडिविजुअल्स. देखिए, अभी पिछले दिनों इकरार की एक मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ARY न्यूज़ पे. देयर वाज दिस जाली DSP वर्किंग इन कराची. ठीक है जी, आपने अगर वो डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आई एम सॉरी, ARY का वो प्रोग्राम, तो आई एम सॉरी, इट वाज हॉरिफिक कि उस शख्स के अगेंस्ट कितने FIR कट चुके थे, एंड एवरीबॉडी वाज अवेयर ऑफ इट, एंड लुक एट व्हाट ही वाज डूइंग. आप मुझे क्यों कहते हैं? व्हाई टेक एग्जांपल ऑफ इकरार. इमरान खान साहब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन, सारा दिन टीवी स्क्रीन पर बैठ के पुलिस की करप्शन की बात करते हैं, तमाम चैनल्स दिखाते हैं. यू हैव अ पॉइंट. मुझे सिर्फ ये बताएं, टुवर्ड्स द वेरी एंड, खुदा न खास्ता बैन नहीं हटता इस मूवी के ऊपर से, सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ये कितना आपके लिए क्या माने रखता है, कितना नुकसान है ये? देखिए, इट इज डिजास्ट्रस टू मी. इट इज, यू स्टॉप अ फिल्म मेकर्स फिल्म. इस मुल्क में फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है, और इवन ब्रेक इवन करना बहुत मुश्किल काम है. बिकॉज लेट मी पुट द मैथ्स इन फ्रंट ऑफ यू. अराउंड 60% ऑफ द टिकट रेवेन्यू गोज टू द सिनेमा. उसके बाद एक सर्टन सबकी डिविजन्स करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पार्टनर्स की 22% ऑफ द टिकट रेवेन्यू कम्स टू द फिल्म मेकर. फिल्म मेकर बेचारे ने उधार लिए होते हैं. DOP को कहा होता है यार फिल्म के रेवेन्यूज आ जाएंगे, इतने तू मुझसे एडवांस ले ले, इतने बाद में. इट इज डिजास्ट्रस टू अ फिल्म मेकर टू स्टॉप हिज फिल्म व्हाइल इट्स इन द सिनेमा. यू आर रूइनिंग द फर्स्ट फिल्म मेड इन दिस कंट्री एवर. उसके अलावा आप इंडिया की जो चीज़ आप दिखा रहे हैं, आप अपने टेलीविजन पे हमारे ड्रामे नहीं चल रहे जिसमें मेरा साईं और वारिस, जो इस मुल्क के बड़े बड़े ड्रामे हैं, हमने फ्यूडल्स को बुरा नहीं दिखाया. मुझे ये नहीं समझ आ रही कि मालिक में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो एक पर्टिकुलर लोगों की. अब आप सारे प्रोड्यूसर हजरात मिलकर, अगर आपकी कोई एसोसिएशन है, कुछ मिलकर भी इस इशू को उठाने लगे? जी, सर्टनली वी आर गोइंग टू हैव अ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दिस. बिकॉज आई मीन, देखिए, पॉइंट ये है कि हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं. कानून के मुताबिक हमने एक चीज़ अप्रूव कराई, तो हम क्या हमेशा इस एक्ट्स के तहत तमाम प्रोड्यूसर्स रहेंगे कि जी कोई पता नहीं कब किसको क्या ख्याल आ जाए और वो कहे कि जी 4 लोगों ने कंप्लेन कर दी है तो मैं आपकी फिल्म बंद कर रहा हूँ? तो देखिए, इस तरह तो आपकी फिल्म इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती. मुझे इस मौके पर आपका शुक्रिया अदा करना है. फेयर इनफ, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की. आशीष साहब के और बुनियादी तौर पर सेंसर बोर्ड के किरदार पर बहुत वैलिड सवालात उठा रहे थे. नाज़रीन, वसदुल्लाह खान साहब ने सारी सूरत हाल को अपने ताज़ा कॉलम में यूं दरिया को कूज़े में समेटा है कि इस फिल्म, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर यह साबित करना था कि पाकिस्तान का शहरी ही मालिक है, ये फिल्म तो शायद ये साबित कर पाई या ना कर पाई, लेकिन इस फिल्म के आसपास जो कुछ हुआ है, हालात जैसे बने, उसने ये ज़रूर साबित कर दिया है कि हमारे यहाँ हर रियासती इदारा अपना मालिक खुद ज़रूर है. आज के प्रोग्राम से इतना ही.